हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबाइल पाठशाला। यूपीएसआई में हिंदी विषय के लिए हम हिंदी के प्रश्नों का क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज 20 प्रश्नों में कितना आपके सही होते हैं और क्या कमियां रह गई हैं जिन्हें अभी सुधार करना है। ठीक है, तो उसी क्रम में आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा, अलंकार बताइए। ये जो वाक्य दिया गया है काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यमक अलंकार, दूसरा है उपमा, तीसरा है अनुप्रास और चौथा है रूपक अलंकार। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जहां पर एक ही शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार उसके अर्थ अलग अलग हो, वह कौन सा अलंकार हो जाता है, यमक अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का आंसर भी क्या होगा, यमक अलंकार। क्यों, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा मतलब काले बादल का, घमंड क्या है, घट गया, कम होना। यहाँ बादल और यहाँ कम होना। ठीक है, यानी कि शब्द एक ही है लेकिन दोनों बार ही अर्थ इसके अलग अलग आ रहे हैं, तो इस प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। तो प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, जहां अमानव में मानवीय गुणों का आरोपण हो, जहां अमानव में मानवीय गुणों का आरोपण हो, वहां डैश 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 माना जाता है। आपको बताना है कि कौन सा अलंकार होता है जहां पर अमानव में मानवीय गुणों का आरोप किया जाता है या आरोपण किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है उपमा अलंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है दृष्टांत अलंकार और चौथा है मानवीय अलंकार। देखिए यहाँ जो अर्थालंकार है ये क्या है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। क्यों, क्योंकि अर्थालंकार के ही तीनों ही ऑप्शन जो है वो क्या है, उनके ही भाग हैं। ठीक है, यानी उपमा, दृष्टांत और मानवीय किस अलंकार में आते हैं, अर्थालंकार में आते हैं। तो इस प्रकार बताइए कि इस प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मानवीकरण, जब भी अमानव में मानवीय गुणों के आरोपण होता है तो वह कौन सा अलंकार हो जाता है, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 3, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। ठीक है, वाक्य दिया गया है कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। तो आपको क्या करना है कि ये आपको बताना है कि ये जो वाक्य दिया गया है, ठीक है, या ये जो पंक्ति दी गई है, इनमें कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है श्लेष अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है उपमा अलंकार और चौथा है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जहां पर क्या किया जाए, तुलना की जाए। ठीक है, जहां पर उपमेय और उपमान की तुलना की जाए तो वहां कौन सा अलंकार हो जाता है, उपमा अलंकार। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर भी क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। क्यों, क्योंकि देखिए सागर सा यानी कि सागर के जैसे गंभीर हृदय हो रहा है। ठीक है, यानी कि सागर की लहरों की तरह मन व्याकुल है। ठीक है, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, यानी कि गिर मतलब पर्वत। ठीक है, तो पर्वत जैसा जिसका हो मन, तो यहाँ क्या हो रहा है कि तुलना की जा रही है, तो इस प्रकार यह कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी याद रखे रहिएगा कि जिन वाक्यांश में सा, सी, से, सम, सरस, ठीक है, ऐसे शब्द आए यानी कि तुलना करने वाले शब्द आए, वो हमेशा कौन से अलंकार होते हैं, उपमा अलंकार होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, दिवासावनम का समय मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदर परिसी धीरे धीरे धीरे। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है मानवीकरण और चौथा उपयुक्त सभी। तो आपको बताना क्या है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, इस अलंकार में क्या, इस पंक्ति में क्या है कि तीनों ही अलंकार है। ठीक है, दिवासान का समय मेघ में आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदर परिसी धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे धीरे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ उपयुक्त सभी नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, मानवीकरण। क्यों, क्योंकि यहाँ जो तुलना की जा रही है वो सुंदर सी परी मतलब कि एक स्त्री के बारे में बताया जा रहा है, और क्या, मेघ के बादल और आसमान को तुलना करके। ठीक है, तो जहां पर भी अमानवीय का मानवीकरण किया जाए वहां क्या होता है, मानवीकरण होता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, उपयुक्त पंक्तियों की रचयिता है, यानी कि जो अभी आपने पंक्ति देखी उसकी रचयिता कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तीसरा है रामधरी सिंह दिनकर और चौथा है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, साथ ही साथ
ये भी जाने रही है कि इन्हें प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार। ठीक है, सुकुमार। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, दिवसावसानम का अर्थ है। आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि दिवसावसानम का अर्थ है, इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, दिवस का अवसान, दूसरा है दिवा स्वप्न, तीसरा है दिवस का अंत और चौथा है संध्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, दिवस का अंत यानी कि संध्या का समय। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, मनोविकार शब्द का उचित संधि विच्छेद कीजिए। आपको क्या करना है कि ये जो शब्द दिया गया है, ठीक है, मनोविकार, इसका आपको बताना है संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है मनोधन विकार, दूसरा ऑप्शन है मनोधन विकार, तीसरा ऑप्शन है मन धन विकार और चौथा है मन धन विकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मन धन विकार बराबर मनोविकार। ठीक है, कैसे होगा? आप ये पूछा जाए कि कौन सी संधि होगी, तो ये होगी विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। अब कैसे हो रहा है नियम? तो नियम में क्या होता है कि जब भी कभी ऐसा हो कि आ के बाद, ह्रस्व आ के बाद विसर्ग लगा हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में क्या हो, ह्रस्व या ह्रस्व उ हो, तो क्या होता है, ये जो विसर्ग होता है ये उ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? मन धन उ। ठीक है, अब क्या है कि इनको अगर हम अलग करेंगे तो ना से जब हम ना से हटाएंगे यानी कि आ जाएगा। और आपको पता ही है कि आपने स्वर संधि में पढ़ा है कि आ और उ मिलकर क्या हो जाते हैं? ओ हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि ये जो ना स्वर रहित था अब स्वर सहित हो जाएगा, तो हो जाएगा मनोधन विकार। ठीक है, और बन जाएगा मनोविकार। ठीक है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। और आपको हमने नियम भी बता दिया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, संचारी भावों की संख्या डैश 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 होती है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आपको क्या करना है कि आपको जो ये रिक्त स्थान दिए गए हैं इनकी पूर्ति करना है, यानी आपको बताना है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 35, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा ऑप्शन है 30 और चौथा ऑप्शन है 33। आपको क्या करना है? आपको बताना है संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है? 33। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि ये वाक्य क्या हो जाएगा कि संचारी भावों की संख्या 33 होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? आपको क्या करना है? आपको बताना है कि तुलसीदास जी की जो रचना है रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है, इनमें कितने कांड हैं? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 5, तीसरा है 7 और चौथा है 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 कांड है। ठीक है, कितने कांड है? 7 कांड है, जिनमें से अयोध्या कांड, सॉरी, बाल कांड सबसे बड़ा। ठीक है, बाल कांड सबसे बड़ा और किष्किंधा कांड सबसे छोटा। किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। ठीक है, ये भी याद रख के रहिएगा, छोटा, और मुख्य रूप से इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। आपको क्या करना है? आपको बताना है कि कौन से ऐसे कवि हैं, ठीक है, जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अज्ञेय, दूसरा है पद्माकर, तीसरा है केशव और चौथा है बिहारी। आपको क्या करना है? आपको बताना है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है, किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। क्यों? क्योंकि इनकी जो भाषा शैली थी वो बहुत ही कठिन थी, यानी सामान्य जन से पढ़कर जान नहीं सकते थे। ठीक है, इसी कारण इन्हें क्या कहा गया है? कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। तो किस रचना के लिए कहा गया है? तो रामचंद्रिका के लिए कहा गया है। ठीक है, किस रचना के लिए? रामचंद्रिका के लिए इन्हें कहा गया है कठिन काव्य का प्रेत। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम बताइए। आपको क्या करना है? आपको बताना है कि जो कथा सम्राट कहलाते हैं प्रेमचंद जी, इनका वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, पहला ऑप्शन है धनपत राय, दूसरा है श्रीपत, तीसरा है जीवन राय और चौथा है अमृत राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, धनपत राय इनका वास्तविक नाम था, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 11 यानी कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है? चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है, यानी कि ये जो उपन्यास है इसके उपन्यासकार कौन है? पहला ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है अमृतलाल नागर, तीसरा है हरवंश राय बच्चन और चौथे हैं राम विलास शर्मा। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि चारुचंद्र लेख ये जो उपन्यास है इसके उपन्यासकार कौन है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 13, पृथ्वीराज राजस्व किस कवि की रचना है? आपको क्या करना है, आपको बताना है कि पृथ्वीराज राजस्व जो कि आदिकाल की रचना है यह किस कवि की रचना है। पहला ऑप्शन है सारंगधर, दूसरा है नरपतनार, तीसरा है चंद्रबरदाई और चौथे है जगनिक। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि पृथ्वीराज राजस्व के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रबरदाई, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 14, जंगल जहां शुरू होता है, जंगल जहां शुरू होता है उपन्यासकार के रचयिता है, उपन्यासकार यहाँ नहीं होगा बल्कि उपन्यास के रचयिता है। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि जंगल जहां से शुरू होता है ये जो उपन्यास है इसके उपन्यासकार कौन है। पहला ऑप्शन है भीष्म साहनी, दूसरा है नरेंद्र कोहली, तीसरा है राजेंद्र यादव और चौथा है संजीव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। संजीव जी की रचना है यह उपन्यास है जंगल जहां से शुरू होता है। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 15, झूठा है ये, ठीक है। झूठा, ठीक है। झूठा सच की लेखक कौन है? आपको क्या करना है कि आपको बताना है यह उपन्यास है, ठीक है, झूठा सच। तो इसके लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है विष्णु प्रभाकर, तीसरा है कबीर और चौथा है यशपाल। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यशपाल जी का उपन्यास है, ठीक है। यशपाल जी का उपन्यास है झूठा सच, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त को के बारे में अगर हम बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है, ठीक है, राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। किसने दिया है? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 16, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? आपको क्या करना है, आपको बताना है कि जो परिंदे कहानी है उसकी कहानीकार कौन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है भीष्म साहनी, दूसरा ऑप्शन है मुक्तिबोध, तीसरा ऑप्शन है निर्मल वर्मा और चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिंदे जो कहानी है वो निर्मल वर्मा जी की कहानी है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 17, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? आपको क्या करना है, आपको बताना है कि महादेवी वर्मा जी को किस रचना के लिए या किस कृत के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब मिला था? तो 1982 ईस्वी में मिला था, ठीक है। और महिला में पाने वाली ये प्रथम महिला है, यानी प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि हिंदी भाषा में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम कवयित्री कौन है, तो महादेवी वर्मा जी हैं। और किसके लिए मिला था? तो वो है यामा के लिए मिला था, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और साथ ही साथ याद रखे रहिएगा 1982 ईस्वी में मिला था, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 का सी। प्रश्न नंबर 18, हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं। आपको बताना है कि अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, हिंदी के लिए किसे मिला है, ठीक है, सॉरी कितने लोगों को मिला है ये आपको बताना है कि अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी विषय के लिए कितने लोगों को मिला है। तो पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 10, तीसरा है 9 और चौथा है 11, ठीक है। ये प्रश्न जो है ये 2016 में आया था, ठीक है, यूपीएसआई 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तब इसका आंसर क्या था? 10 था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया है? अभी 11 हो गया है, ठीक है। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 19, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि कल सुनना मुझे जो कृति है, ठीक है, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है, ये किसकी कृति है ये आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है धूमिल, दूसरा ऑप्शन है श्री लाल शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है भीष्म साहनी और चौथा ऑप्शन है यशपाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धूमिल हो जाएगा, ठीक है। और इन्हीं का नाम क्या है? सुदामा पांडे, ठीक है, सुदामा पांडे इनका नाम है और धूमिल इनका उपनाम है, ठीक है।
साथ ही साथ इनकी दो और रचनाएं हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध है, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, ये दो मुख्य रूप से है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, धूमिल। प्रश्न नंबर 20, 2017 में का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? आपको क्या करना है, आपको बताना है कि 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है। पहला ऑप्शन है रामदरस मिश्र, दूसरा ऑप्शन है रमेश कुंतल मेघ, तीसरा ऑप्शन है रमेश चंद्र शाह और चौथा ऑप्शन है मृदुला गर्ग। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, किस रचना के लिए इन्हें मिला था? तो परिजात के लिए मिला था। 2017 में परिजात के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इस प्रकार 20 प्रश्नों को हमने हल किया। उम्मीद है कि आपका भी अच्छा रहा होगा। जो भी कमियां हैं उनमें सुधार कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।